आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो यहाँ पर बनने जा रहा है क्लास बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आप लोगों का वीडियो है। तो आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करें। बीएससी सेकेंड ईयर इस बार कोर्स क्या होगा और कौन से पेपर हमारे एक प्रकार से सब्जेक्टिव में रहेंगे, कौन से पेपर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये चीज़ें तो अभी फ्यूचर में थोड़ा सा भी डिसाइड होनी बाकी हैं। फ़िलहाल लास्ट ईयर में जो बीएससी सेकेंड ईयर का कोर्स था उसी के हिसाब से हम आपको बताएंगे और उसी के हिसाब से हम आपको यहाँ पर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो बीएससी सेकेंड ईयर 3 पेपर आप लोगों के यहाँ हैं। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हमारे पास जो बुक्स हैं मैट्रिसेज और लीनियर अलजेब्रा। फिर सेकेंड पेपर में आपको मिलेगा स्टैटिक्स और डायनामिक्स। थर्ड पेपर में है डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फंक्शंस और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। दोस्तों ये कोर्स है आप लोगों का बीएससी सेकेंड ईयर का और बीएससी फर्स्ट ईयर आप लोग यहाँ पर क्लियर करके आ रहे हैं और क्लियर भी इस बार आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही बेहतर तरीके से किया हुआ है। बिना एग्ज़ाम दिए एक प्रकार से मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि बच्चे बीएससी फर्स्ट ईयर से क्लियर होकर के बीएससी सेकेंड ईयर में यहाँ पर आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर से अगर हम बीएससी सेकेंड ईयर को कंपेयर करें तो मैथमेटिक्स में मुझे लगता है कि बीएससी सेकेंड ईयर में आपके पास कोर्स थोड़ा सा कम है। तो बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे पास जो 3 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर में हमारी मैट्रिसेज के राइटर रहेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह और लीनियर अलजेब्रा के राइटर रहेंगे डॉक्टर विनोद कुमार। क्लास में हम लोग थोड़ा सा मजाक भी कर लेते हैं। यहाँ पर वीडियो बनाते समय कुछ बातें लगता है कि बोली जाए या ना बोली जाए, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग अपना जो एक प्रकार से, भले आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए हो, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐसे महसूस करूँगा कि आप लोग मेरे सामने हैं और थोड़ा सा इजी वे में हमारी क्लास अगर चलेगी तो आप लोग भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे और थोड़ा सा हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो क्लास में जब मैं बोला करता था तो मैट्रिसेज बाय डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह उर्फ मुक्की एंड लीनियर अलजेब्रा बाय डॉक्टर विनोद कुमार उर्फ विक्की। और दोस्तों स्टैटिक्स यहाँ पर रहेगी बाई डॉक्टर केपी गुप्ता और डायनामिक्स भी रहेगी डॉक्टर केपी गुप्ता। डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल फंक्शन, थोड़ा सा कुछ बुक्स के राइटर मैं हर साल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लास्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन की जो कंबाइंड बुक है, तो लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद मैंने डॉक्टर विनोद कुमार की पढ़ाई थी और उसके पिछले साल मैंने शायद पढ़ाई थी सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन से। तो इस बार देखते हैं, हो सकता है शायद डिफरेंशियल इक्वेशन मैं चेंज भी कर सकता हूं और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखता हूं किस राइटर की इस बार चलाऊंगा। तो फिलहाल ये बुक्स आप लोग परचेज कर लें और 2-4 दिन बाद मैं इन किताबों के राइटर भी आपको बता दूंगा, तब आप लोग ये भी इनको परचेज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपनी बुक मैट्रिक्स बाय डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। ये आप लोगों की बुक है मैट्रिसेज बाई डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन से। तो इसमें स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स हैं, थोड़ा सा कोर्स हर साल थोड़ा सा चेंज होता रहता है,
इस बुक के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो मेरे पास यहाँ पर बुक है, आप भी बुक ले लीजिएगा, और लेने का मतलब बस कल ही ले लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत तेज़ी के साथ हमको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, और तेज़ी के साथ हम लोग इस बुक को अपनी कंप्लीट करेंगे, इसको फिनिश करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, और जो सेकंड चैप्टर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये आप लोगों ने क्लास 11th में, क्लास 12th में ये सब पढ़े हुए हैं। और थर्ड चैप्टर एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। ये यहाँ पर बीएससी में भी पहले कोर्स में था, फिलहाल अब ये कोर्स में नहीं है। तो हमारा कोर्स यहाँ पर जो स्टार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 से होगा, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। फिर चैप्टर नंबर 5 है लीनियर डिपेंडेंस एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द वेक्टर्स। ये चैप्टर भी हम आपको इस किताब से ना पढ़ा करके, जब फर्स्ट पेपर की सेकंड बुक है लीनियर अलजेब्रा, वहाँ पर पढ़ाएंगे, और वहाँ पर लोग इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, फिर आइगन वैल्यूज़ एंड द आइगन वेक्टर्स, डायगोनलाइजेशन एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो ये हमारा एक प्रकार से कोर्स है। तो कहने का मतलब हमको 5 चैप्टर्स इस बुक से कंप्लीट करने हैं। वैसे तो अल्टरनेट डेज में हम लोग क्लासेस वहाँ पर लिया करते थे 1 घंटे की, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेज अभी हम लोग मुझे लगता है कि हम लोग और भी बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो जैसे कि अब इस समय 9 बजा हुआ है रात का, और मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे किसी भी समय मैं एक प्रकार से वीडियो बना सकता हूँ, जबकि इस समय क्लास दे पाना पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो मुझे यही लगता है कि एक प्रकार से हम लोग इस बात का अपनी पढ़ाई में, पेंडेमिक तो एक बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही ख़राब चीज़ है। हम लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से इन सब चीज़ों से हम लोग बाहर आएँ, और फिर से हम लोग आपस में मिलें और अच्छी तरह से बातचीत कर पाएँ, एक दूसरे से डर लगना हम लोगों को बंद हो जाए। लेकिन चलिए, फ़िलहाल जो सिचुएशन है, तो अगर हम एक प्रकार से पढ़ाई के एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग इसका अपनी पढ़ाई में एडवांटेज भी ले सकते हैं कि हम लोग किसी भी समय वीडियो हम लोग ये मैं बना करके अपलोड करता रहूँगा। ये लाइव क्लासेस भी हम लोग रात में 8 बजे, 9 बजे भी दे सकते हैं, और लाइव क्लासेस के बारे में मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा। फ़िलहाल तो आइए, आज हम लोग अब एक सबसे पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दोस्तों, आइए दोस्तों, आज का टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो बीएससी सेकेंड ईयर मैट्रिसेस वाली बुक में हम लोग सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एक ऐसी किताब है कि ये जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैट्रिसेस की बुक जो आपको परचेज करनी है, मैट्रिसेस बाई डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, MK सिंह। तो मैट्रिसेस की बुक आप लोग तुरंत परचेज कर लेंगे, मैट्रिसेस बाई डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह। और जो मेरे पास बुक अवेलेबल है, उसमें चैप्टर नंबर 1 और 2, ये आपका क्लास 12th वाले हैं, वो बुक भी मैं आपको दिखा दूँ। ये बुक है, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो क्लास 12th के एक प्रकार से, वो आपके कोर्स में नहीं है। उसको एक बेसिक नॉलेज के तौर पर आप रिवाइज़ कर सकते हो, फिर से पढ़ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद जो चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, वो भी एक प्रकार से हमारे पास बीएससी सेकेंड ईयर में कोर्स में नहीं है। इस साल कुछ कोर्स हो सकता है, थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ये जो कोरोना पैंडेमिक इस समय फैला हुआ है, इसको देखते हुए हो सकता है कोर्स कुछ कम किया जाए या वगैरह, जो भी बातें होंगी कोई बात नहीं, हम लोग अवेयर रहेंगे। और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई बात आती है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी पढ़ाई सब ठीक से करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम लोग कम से कम स्टार्ट करें, तेज़ी के साथ चीज़ों को हम लोग शुरू करें, और घर में आप लोग बिल्कुल सीरियसली अपनी अच्छी तरह से फेयर कॉपी बनाएंगे और चैप्टर अच्छी तरह से उसमें कंप्लीट करते रहेंगे। मैं आज आपको पहला टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज आपको यहाँ पर करनी है, अपने चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.2, कहने का मतलब इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.2 करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इसको आप कंप्लीट करोगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूँगा और उसके आगे भी बताऊँगा। तो दोस्तों, बात आती है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपके मन में ये होगा कि मैट्रिक्स की रैंक का मतलब क्या होता है और मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाली जाती है।
तो कायदे से तो पहले यही सीखना चाहिए कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है, और फिर हमको ये सीखना चाहिए कि हम लोग मैट्रिक्स के रैंक को कैसे पता करेंगे। तो थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि हम आपको उल्टी तरह से बता रहे हैं, यानी कि रैंक को निकालते कैसे हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें, और वहीं पर फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रैंक का मतलब क्या होता है। तो किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को निकालने के 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, जो पहला मेथड हमको पढ़ना है वो है नॉर्मल फॉर्म मेथड। कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर अपनी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और हम लोग अपनी मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। जो दूसरा मेथड होता है, दूसरा मेथड है यहाँ पर माइनर मेथड कह सकते हैं, कुछ लोग इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोल देते हैं, माइनर मेथड। और जब हम लोग ये सेकंड वाला मेथड पढ़ेंगे यानी कि माइनर मेथड, तभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसकी डेफिनीशन क्या है। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनीशन क्या है। इसकी डेफिनीशन भी बहुत ही प्यारी है और इसकी डेफिनीशन को सीखने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब लोग माइनर मेथड पढ़ेंगे यानी कि अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ पर माइनर मेथड के थ्रू रैंक कैसे निकाली जाती है, और वहीं पर मैं आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनीशन भी क्लियर करूँगा। और फिर थर्ड मेथड, एशेलन फॉर्म मेथड। इसमें हम लोग मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स की रैंक पता करते हैं। अगर इन तीनों मेथड की हम बात करें तो जो सेकेंड मेथड है माइनर मेथड, यहाँ पर हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनीशन सीखेंगे। थर्ड मेथड एशेलन फॉर्म मेथड से रैंक निकालने का जो तरीका है, आप ये कह सकते हो सबसे इजी वे में या सबसे जल्दी आप लोग इस मेथड से मैट्रिक्स की रैंक पता कर सकते हो। तो आइए हमारे इस वीडियो में आज हम लोग यहाँ पर केवल नॉर्मल फॉर्म मेथड से मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकालते हैं, आज मैं आपको केवल ये बताने वाला हूँ। और फिर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको ये दोनों मेथड बताऊँगा, यानी कि माइनर मेथड क्या है, माइनर फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, और एशेलन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। तो आइए आज का हम लोग यहाँ पर ये जो लेक्चर है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म मेथड से मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकाला जाता है। तो आइए नॉर्मल फॉर्म मेथड, नॉर्मल फॉर्म मेथड से हम लोग मैट्रिक्स की रैंक को कैसे निकालेंगे, आइए आज हम लोग ये सीखें। एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसकी रैंक हम लोग पता करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और मैट्रिक्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो दो बातें यहाँ पर आ रही हैं, एक तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और दूसरी बात यहाँ पर ये आ रही है कि हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए नॉर्मल फॉर्म के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। जब हम लोग किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब आप ये कह सकते हो कि उस मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है, जितने भी 1 होंगे वो बस केवल उसी में होंगे, और मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको 0 बनाने होते हैं। और मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होंगे ऐसा भी नहीं है। जैसे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप जानते हो कि मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 0 0, फिर आ जाए 0 1 0 और 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स आप देख रहे हो, ये इसका मेन डायगोनल है। यहाँ पर ये 2 1 तो हैं, लेकिन ये जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पर 1 नहीं है बल्कि यहाँ पर 0 है। अगर ये भी 1 होता है तब आप लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो। हालांकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कहा जाएगा। और अगर यहाँ पर ये 1 नहीं है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो इसका मेन डायगोनल है, जितने भी 1 होंगे वो केवल इसी में होंगे। यहाँ पर केवल एक 1 हो सकता था, कहने का मतलब ये दोनों एलिमेंट भी 0 हो सकते थे। और ये भी हो सकता है कि ये सारे ही एलिमेंट 0 हों, तो हालांकि स्टार्टिंग से ही 0 होगा तब तो खैर कोई बात ही नहीं है, उस मैट्रिक्स की रैंक फिर तो 0 ही हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब आप लोग वहाँ पर
उसको चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए वो कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। आप मैट्रिक्स को उसके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, तो सपोज कीजिए आपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ले आए, ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म, और अगर आप चाहो तो इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हो। इतना पार्ट जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, इसको हम लोग एक प्रकार से सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, I2। इस इतने पार्ट के बाद अब यहाँ पर एक कॉलम बच रहा है, आपने यहाँ पर एक 0 लिखा, एक रो है, आपने यहाँ पर 0 लिखा। हम लोग इस मैट्रिक्स को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक प्रकार से ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है कि जितने भी 1 होंगे वो मेन डायगोनल में होंगे, और मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे एलिमेंट हमको 0 बनाने होते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैट्रिक्स लास्ट में जब नॉर्मल फॉर्म में चेंज होकर के आता है, तो नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर 4 तरीके के बन सकते हैं। वो 4 नॉर्मल फॉर्म कौन से हैं देखिएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग बोर्ड लेटर से लिख दें हल्का सा और गाढ़ा करते हुए, दरअसल ये सिंपल 0 ना समझ करके आप इसको 0 मैट्रिक्स समझेंगे। दरअसल ये 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं। तो नॉर्मल फॉर्म अगर आपका इस फॉर्म में भी आ सकता है। नंबर 2, आपका नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है। ये 0 मैट्रिक्स है। और नंबर 3, आपका नॉर्मल फॉर्म इस तरीके से बन सकता है, ये 0 मैट्रिक्स है। और नंबर 4, आपका नॉर्मल फॉर्म सीधे सीधे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन सकता है। तो कहने का मतलब जब आपको एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, आप लोग वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए जब आप उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करोगे तो इन्हीं 4 में से कोई एक फॉर्म लास्ट में बनेगा करके। IR का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है R ऑर्डर का। IR का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है R ऑर्डर का। यहाँ पर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा भी आपको यहाँ पर 3 0 मैट्रिक्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा आपको एक 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, और यहाँ पर भी एक 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, और यहाँ पर एक भी 0 मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। जैसे कि थोड़ा सा एग्जांपल, अगर इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 और 0 0 0 0 0। चलिए इतना भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब अगर आप देखोगे तो जो इतना पार्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए बनेगा करके I2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारे लिए बन गया एक 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/1 का। इसी प्रकार से जो ये वाला पार्ट आपका आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी हमारा एक 0 मैट्रिक्स बन गया, और इसका ऑर्डर यहाँ पर है 1/2 का। और ये देखिए ये भी एक 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर केवल एक ही एलिमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये आप लोगों का नॉर्मल फॉर्म है। इस नॉर्मल फॉर्म में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये तीनों मैट्रिक्स एक प्रकार से 0 मैट्रिक्स है। इसी तरह से अगर इसका कोई एग्जांपल हम लोग लेना चाहें तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 1 0 0 1 0 0 0 0। अब आप देखोगे जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट यहाँ पर हमारे पास बन रहा है 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि इसको आप लिख सकते हो I2। और जितना भी ये जो रेस्ट पार्ट है, ये यहाँ पर आपके पास एक 0 मैट्रिक्स बन गया, और ये जो 0 मैट्रिक्स है ये यहाँ पर 2/2 ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स बन गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग इसके और इसके एग्जाम्पल भी तैयार कर सकते हो, और इसको समझने में ज़रा भी कोई दिक्कत आपको आ रही है तो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं। आप लोग थोड़ा सा आपस में भी पहले डिस्कस कर लिया करो, हो सकता है एक दूसरे से आप लोगों को समझने में आसानी होगी, मज़ा आएगा। और उसके बाद भी जब कोई प्रॉब्लम वहाँ पर आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करोगे, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँगा। लेकिन बहुत जल्दी से आप लोग एकदम से पूछने की नहीं सोचा करो, यानी कि खुद से भी जब हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं तभी हमारा ब्रेन बढ़ता है, और हम लोगों को आगे भी चीज़ों को समझने में एक प्रकार से हेल्प मिलती है।
तो दोस्तों ये नॉर्मल फॉर्म 4 तरह का होगा, इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का या इस तरह का। तो एक मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, नॉर्मल फॉर्म मेथड से उसकी रैंक निकालने के लिए हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। दोस्तों मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं ये आप लोगों ने क्लास 11th में, क्लास 12th में पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि जो जिस भी चीज़ का आप रिवीजन नहीं करोगे वो आप भूलते जाते हो। ये भी बिल्कुल सच्चाई है। तो कोई बात नहीं, जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताता रहूँगा। बाकी आप लोग भी अपनी ड्यूटी थोड़ा सा पूरी करते रहें, आप लोग भी चीज़ों को रिवाइज करें। तो मैट्रिक्स में 3 प्रकार के ऑपरेशन हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस। वो 3 तरह के ऑपरेशन कौन से हैं आइए नोट करें। नंबर 1, तो 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स में जो करते हैं। तो पहली प्रकार जो एक प्रकार से हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, उसमें ये बताया जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स में आप किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे एक मैट्रिक्स यहाँ पर सपोज कीजिए आपको दिया जा रहा है 1 0 2 7 5 2 3 -2 5। ये आपका एक मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए हम लोग R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। इसका मतलब R1 और R2 को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, और जब लोग इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये देखिएगा जो R2 है वो R1 वाली पोजीशन में आ गई, और जो R1 है वो यहाँ पर आ गया R2 की पोजीशन पर, ऐसे। अब यहाँ पर एक बात आपको और बता दूँ, कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो उसको डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन नहीं, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये अलग हैं। डिटर्मिनेंट में आप लोग जब किन्हीं 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हो तो हम लोग वहाँ पर डिटर्मिनेंट के बाहर माइनस साइन लाते थे। यहाँ पर आपको ये कुछ नहीं करना है। तो 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस यहाँ पर होते हैं। तो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, आप किन्हीं भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो या फिर किन्हीं भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, और ऐसा करने पर बाहर आपको किसी भी सिंबल को यानी प्लस या माइनस कोई यहाँ पर चेंज आपको नहीं करना। हाँ, ये सिंबल हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बदल दिया है। कहने का मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अब एक प्रकार से इक्वल नहीं है। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज हो चुका है, लेकिन हम लोग इस प्रकार का ये जो सिंबल ये यूज कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। और ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो यहाँ पर एक थ्योरम है कि अगर हम लोग ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब यूज करते हैं, कहने का मतलब हमको जो इक्विवेलेंट मैट्रिसेज यहाँ पर मिलते जाते हैं, तो ऐसा करने पर हमारा मैट्रिक्स तो बदल जाता है लेकिन उसकी रैंक पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमको अलाउड होंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद हमको जो मैट्रिक्स मिलते रहेंगे वो सब यहाँ पर इक्विवेलेंट मैट्रिसेज होंगे और उनकी रैंक पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो रैंक ओरिजिनल मैट्रिक्स की होगी वही रैंक उसके इक्विवेलेंट जो मैट्रिसेज हैं उनकी भी रहेगी। अब बात आती है दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन की। तो जो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसमें यहाँ पर बताया जाता है कि आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो या फिर डिवाइड कर सकते हो। आइए, जैसे कि सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 0 7 3 4 1 1 0 -2। अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पर R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो, तो इसका मतलब R2 को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। R2 इज़ गोइंग टू बी 2R2। तो आइए हम लोग R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दें। जब लोग R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारी जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगी 2 0 7। आइए R2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करें 6 8 2 1 0 -2। जब लोग डिटर्मिनेंट में किसी भी रो में किसी नॉन जीरो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बाहर हमको डिवाइड भी करना होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ये आपकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ नहीं चल रही हैं, बल्कि ये चल रहे हैं आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस या फिर कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो देख लें। तो तीसरा जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें हमको बताया जाता है
कि हम लोग किसी भी रो से किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से किसी एक कॉलम से किसी दूसरे कॉलम को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स हमको दी जा रही है 2 4 6 1 0 2 -3 4 6, ये एक मैट्रिक्स हमको दी गई। अब यहाँ पर हम लोग कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं। सपोज कीजिए हम लोग R1 में R2 का 2 टाइम्स ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग चेंज किस में करेंगे? R1 में। क्या चेंज करने जा रहे हैं? R1 इज़ गोइंग टू बी R1 + 2R2। इसका मतलब होता है कि आपने R2 को 2 बार R1 में ऐड कर दिया। तो इसका मतलब किसी भी रो से किसी भी रो को हम कितनी भी बार ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारी ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बन जाएगी। हाँ, आइए हम लोग इसका 2 टाइम्स यहाँ पर ऐड करें। इसका 2 टाइम्स ऐड करेंगे 4, यहाँ पर 4 रहा, और 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब 10। बाकी यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये होते हैं दोस्तों एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एक बार फिर से हल्का सा सुन लीजिए। 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। पहले ऑपरेशन में हमने आपको क्या बताया? हमने बताया किन्हीं भी 2 रो को या किन्हीं भी 2 कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड ऑपरेशन में हमने आपको बताया आप किसी रो में या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। और थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन में आप लोगों ने सीखा कि आप किसी भी रो से किसी भी रो को ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, और यही काम हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात शुरू हुई थी नॉर्मल फॉर्म के द्वारा मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं। अब हम लोगों ने एक प्रकार से अपनी प्रिपरेशन कर ली है, तैयारी कर ली है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर उठाएंगे और नॉर्मल फॉर्म मेथड से हम लोग उसकी रैंक को निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन पहले अपनी तरफ से ही बोल देता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन चलिए उठाता हूँ। एक मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ली 1 2 3 2 3 4 एंड 3 4 5। सपोज कीजिए ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर यहाँ पर 3/3 का है। इसका ऑर्डर जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कहने का मतलब नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम्स आपस में अलग अलग भी हो सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोगों ने जो मैट्रिक्स लिया हुआ है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का ऑर्डर है इसका। अब हम लोगों से कहा गया नॉर्मल फॉर्म मेथड से इस मैट्रिक्स की रैंक बताइए। तो आइए हम लोग इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करें। तो हम लोगों ने 2 बातें सीखी आज। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है ये मैंने सीखा। अब दूसरी बात जो हमने आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था, अब उसका यूज यहाँ पर है। कहने का मतलब हम लोग इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करेंगे। यानी कि तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हम लोग इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए एक बार फिर सुन लें। नॉर्मल फॉर्म का मतलब जो टेक्निकल बात मैंने बताई वो तो है ही, उसको आप लोग 2-3 बार ठीक से पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर सुन लें, नॉर्मल फॉर्म का मतलब होता है मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट आपको जीरो बनाने होंगे, और जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो बस मेन डायगोनल में ही होंगे, और बाकी सारे एलिमेंट्स आपको जीरो बनाने हैं। और उसके लिए आपको यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करना है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये कह दूँ कि मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए आप लोग ज़रा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लाने का प्रयास करें, या ये कह सकते हैं एक प्रकार से इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। जब आप लोग ऐसा करोगे, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था क्लास में, है ना, तो वहाँ पर मैं समझ देता था, और वहाँ पर मैं देखता था कि कुछ बच्चे यहाँ पर 2 जीरो बना पाते हैं, कुछ 3 बना पाते हैं, कुछ 4 बना पाते हैं। और एक जो सबसे मेन प्रॉब्लम बच्चों के सामने आना स्टार्ट होती है वो ये होती है, स्टार्टिंग में जैसे किसी बच्चे ने 3 या 4 जीरो बना लिए, उसके बाद जब वो आगे जीरो बनाने का प्रयास करता है तो उसको नए जीरो तो मिलते हैं, लेकिन जो पुराने जीरो होंगे वो डिस्टर्ब होते जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए आप लोगों ने यहाँ पर जीरो बना लिया, और अगली बार जब आप इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाने का प्रयास करोगे तो हो सकता है यहाँ वाला जो जीरो था वो आपका डिस्टर्ब हो जाए,
और अब यहाँ पर आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए। कहने का मतलब अगर हम लोग अनसिस्टमेटिक वे में अगर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो यानी कि नॉर्मल फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे तो फिर हो सकता है हम लोग इसको नॉर्मल फॉर्म में ठीक तरीके से कन्वर्ट ना कर पाएँ। तो इसका एक सही तरीका है कि हम लोग अगर किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो एक सिस्टमेटिक वे में जब हम लोग बढ़ेंगे तो बड़ा ईजिली कर पाएंगे। ये जो बुक चल रही है मैट्रिक्स, जैसे हम लोग यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म मेथड से मैट्रिक्स की रैंक निकालने का सीख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छी तरह से आ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप नॉर्मल फॉर्म मेथड से उसकी रैंक निकाल पाओगे। ये नहीं होता कि हमको इस क्वेश्चन की हम निकाल लेते हैं, इसकी नहीं कर पाते हैं, ऐसा नहीं होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोगों को एक प्रकार से उसका मेथड सीखना होता है, और अगर आपको एक बार मेथड क्लियर हो गया तो फिर क्वेश्चन चेंज भी हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, तो वो सिस्टमेटिक वे क्या है वो सुनिएगा। ये हमारा मेन डायगोनल है यानी कि लीडिंग डायगोनल। करना क्या होता है इसी बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाएंगे, बाई चांस यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 1 ना होता तो हम लोग यहाँ पर पहले इसको 1 बनाते। अगर ये 1 है तो चलो अच्छी बात है। इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करेंगे, इसके कॉलम को 0 करेंगे। कैसे? वही एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो फिर सुन लें, सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करेंगे, इसके कॉलम को 0 करेंगे। उसके बाद हम इसको 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करेंगे, इसके कॉलम को 0 करेंगे, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इसको 1 बनाएंगे। बस इसी मेथड को आपको बहुत ध्यान से सारे क्वेश्चन में एक प्रकार से यूज करना है। आइए शुरू करता हूँ। यहाँ पर 1 बनाना था लेकिन पहले से ही है। आइए हम इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 बनाएं। तो जब आप लोग रो को 0 बनाने का प्रयास करोगे तो हमको ऑपरेशन यहाँ पर यूज करने होंगे कॉलम वाले। ये हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। आइए इस 1 की हेल्प से इसको 0 करें, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो ऑपरेशन लिखने का तरीका क्या होगा, C2 इज़ गोइंग टू बी C2 माइनस 2C1, यानी कि हम लोग C1 का 2 टाइम्स C2 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो ये C1 है, ये C3 है, यानी कि हम लोग C3 में चेंज करने जा रहे हैं। क्या चेंज करेंगे, C3 माइनस 3C1। आइए हम लोग ऐसा करें। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू C1 में कोई चेंज नहीं होगा, 1 2 3 चेंज होगा C2 में और चेंज होगा C3 में। अब C2 में क्या चेंज होना है, इसका 2 टाइम्स हम लोग यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। इसका 2 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 0, इसका 2 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, C3 माइनस 3C1। आइए इसका 3 टाइम्स हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करें, इसका 3 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसका 3 टाइम्स 6 हो गया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, इसका 3 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। ये हमारा ये पेंसिल से इसको अभी आप लोग इस तरह से बनाते रहें, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा मेन डायगोनल है और कॉन्सेप्ट क्या है, बार बार उसको रिवाइज करते रहें। इसको 1 बनाते हैं, इसकी हेल्प से इसकी रो को 0 बनाएंगे, इसके कॉलम को 0 बनाएंगे। आइए इस 1 की हेल्प से हमने इसकी रो को तो 0 बना दिया, अब हम इस 1 की हेल्प से इसके कॉलम को 0 बनाएंगे। और जब आप लोग कॉलम को 0 बनाओगे तब यहाँ पर ऑपरेशन यूज होंगे रो वाले। कैसे, आइए देखें। इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है, ये R1 है, ये R2 है, इसका 2 टाइम्स आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑपरेशन हो गया R2 इज़ गोइंग टू बी R2 माइनस 2R1। इसी तरह से इसकी हेल्प से इसको 0 करना है तो ऑपरेशन यहाँ पर क्या होगा, R3 माइनस 3R1। आइए अब देखते हैं हमारी ये मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बनने जा रहा है। R1 में तो कोई चेंज होना नहीं है, चेंज होगा R2 में और चेंज होगा R3 में। आइए इसका 2 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 0, इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 0 है। इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पर आओ R3 माइनस 3R1, इसका 3 टाइम्स हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया 0 और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। ऐसे
तो मेरे दोस्तों फिर से वही लाइन थोड़ा सा खींच लो भी स्टार्टिंग के समय में, है ना। तो ये देखिए, ये हमारा 1 था, इसकी हेल्प से हमने इसकी रो को 0 बनाया, इसकी हेल्प से हमने इसके कॉलम को 0 बनाया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, इसके बाद हम लोग इसको 1 बनाएंगे। अगर यहाँ पर 1 होता तो अच्छी बात है, अगर यहाँ पर 1 नहीं है तो इसको 1 बनाना होगा। अब फिलहाल तो यहाँ पर -1 है, सपोज कीजिए यहाँ पर 5 होता तो हम लोग क्या करते। अगर यहाँ पर 5 होता तो इसको 1 बनाने के तरीके 2 या 3, मतलब ज़्यादा तरीके भी हो सकते हैं। और अगर अलग अलग बच्चे अलग तरीके से ऑपरेशन यूज करते हैं तो भी मैं आपको बता दूं, हमारे आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये हो गया, आपके ऑपरेशन का तरीका भले ही बदल जाए लेकिन आपका जो आंसर होगा वो सेम ही आएगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो जैसे कि एक ऑपरेशन का तरीका ये भी हो सकता था कि आप R2 को 5 से डिवाइड कर दो, लेकिन डिवाइड करने से थोड़ा बचने का प्रयास करो, क्योंकि अगर आप डिवाइड कर दोगे तो फिर ये सब नंबर फ्रैक्शन में आ जाएंगे और आपका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा अननेसेसरी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास रहा करेगा कि हम लोग डिवाइड करने से बचें। अगर मजबूरी है तो डिवाइड कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वैसे हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करने से बचेंगे। आइए फिलहाल यहाँ पर हम इसको 1 बनाना चाहते हैं, तो इसको 1 बनाने का एक तरीका फिलहाल यहाँ पर ये हो सकता है कि आप लोगों ने -1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया R2 में। हम लोगों ने 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन आज सीखे, तो जो सेकेंड वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन था मैंने आपको बताया था, आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। आइए R2 में -1 का मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये बनेगा A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 1 2 और ये यहाँ पर है 0 -2 -4। अब ये हमारा है मेन डायगोनल। तो इस 1 के हेल्प से इसकी रो और इसका कॉलम 0 हो गया था, इसके बाद हमने इसको 1 बना लिया। अब आप इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करोगे, इसके कॉलम को 0 करोगे। आइए इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करें, और जब रो को 0 करते हैं तब ऑपरेशन यहाँ पर यूज होता है कॉलम वाला। कैसे? आइए इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है, ये C2 है, ये C3 है, इसकी हेल्प से इसको 0 करने का मतलब होगा C3 इज़ गोइंग टू बी C3 - 2C1, यानी कि C2, यानी कि C2 का जो 2 टाइम्स है वो हम लोग यहाँ पर C3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए हम लोग ऐसा करें। तो C1 में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, C2 में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा कहाँ पर? केवल C3 पर। आइए इसका 2 टाइम्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो 0, 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करोगे 0। देखिए हम लोग यहाँ पर 0 लाना चाहते थे, लेकिन ये वाला जो 0 है ये एक प्रकार से आपको फ्री में गिफ्ट के तौर पर मिल गया। हमारा जो उद्देश्य था वो यहाँ पर 0 लाना था, लेकिन बाई चांस हमको ये वाला एलिमेंट भी 0 मिल गया है। कहने का मतलब क्वेश्चन का जो आंसर आना है उसी के हिसाब से वो अपनी शेप खुद लेता चलता है। अब ये हमारे पास ये मेन डायगोनल है। अब आप देखेंगे इस 1 की हेल्प से आपने इसकी रो को तो 0 बना दिया। अब आइए हम लोग इस 1 की हेल्प से इसके कॉलम को भी 0 बनाएं, और जब कॉलम को 0 बनाओगे तो रो ऑपरेशन आएगा। ये R2 है, ये R3 है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाने का मतलब इसका 2 टाइम्स यहाँ पर ऐड करना है। इसका मतलब R3 इज़ गोइंग टू बी R3 + 2R2। क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 1 0 0, फिर ये होगा 0 1 0 और यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0। और दोस्तों ये आपका नॉर्मल फॉर्म आ चुका है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब आप फिर से देख लीजिए एक बार। नॉर्मल फॉर्म का मतलब यहाँ पर होता है कि जितने भी 1 होंगे वो मेन डायगोनल में होंगे, और मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर 0 होंगे। तो ये आप लोगों ने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल फॉर्म में एक बात आप और भी देख सकते हो, किसी भी रो को देख लो या किसी भी कॉलम को देख लो, एक से ज़्यादा नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होगा। जैसे इस रो में केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इस रो में केवल एक नॉन जीरो एलिमेंट है, इसमें एक भी नहीं, और यही बात कॉलम में भी है। तो कहने का मतलब हो गया ये हमारे लिए बन गया है नॉर्मल फॉर्म। दोस्तों आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नॉर्मल फॉर्म वाला जो मैट्रिक्स है उसको लिखने के 4 तरीके हैं। आइए देखें ये वाला जो नॉर्मल फॉर्म है ये उनमें से कौन सा रूप ले रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको वो भी बिल्कुल क्लियर होने लगेगा। देखो इतना जो पार्ट आप देख रहे हो
ये जो पार्ट है इसमें 2 1 है, कहने का मतलब ये हमारे लिए बन जाएगा I2। I2 का मतलब हो गया सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इतने हिस्से के अलावा एक कॉलम और है, आप यहाँ पर एक जीरो लिख दो। इस जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स होता है ना, वही प्रकार से देखा जाए तो इतना पार्ट इसको शो कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर एक रो और बच रही है, तो आप एक रो बढ़ा दो और बात फिर वही है। ये सब एक प्रकार से जीरो मैट्रिक्स हैं। ये वाला जो जीरो मैट्रिक्स है वो इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर इसमें ये सिंगल एलिमेंट आ रहा है। कहने का मतलब ये वाला जो नॉर्मल फॉर्म था आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको I2 मिला है, या ये कह सकते हो कि अगर आपको नॉर्मल फॉर्म में 2 1 मिले हैं, तो इसका मतलब हुआ करेगा कि मैट्रिक्स की जो रैंक है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं रो ऑफ ए, मैट्रिक्स की जो रैंक है वो यहाँ पर 2 आ गई, और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो नॉर्मल फॉर्म मेथड से मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि आपको जो मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए हम लोग उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। फिर सुने, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करते हुए हम उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म का ये जो तरीका है थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल फॉर्म का मतलब आपको सिंपल वे में मैंने बताया कि जितने भी 1 होंगे वो सब मेन डायगोनल में होंगे, और मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। लेकिन किसी भी तरीके से करने का प्रयास करोगे, कोई लालच आप अपने मन में लाओगे, तो फिर आप उसमें उलझ जाओगे और आप मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज नहीं कर पाओगे। तो जो सिस्टमैटिक मेथड मैंने आपको बताया है, आपको बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करना है। क्या है, जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ। यानी कि मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 1 लाते हो, उसकी हेल्प से उसकी रो को और उसके कॉलम को 0 करोगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को 1 बनाते हो, फिर उसकी रो को और उसके कॉलम को 0 करोगे, और फिर उसके बाद उसका जो अगला एलिमेंट होगा उसको 1 बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करते रहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरी तरह से कि नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। आइए एक क्वेश्चन आज और बताऊंगा, और उसके बाद हमारा ये वाला जो लेक्चर यहाँ पर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और रखना चाहता हूँ। ये विनोद कुमार ये मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पब्लिकेशन मुकेश कुमार सिंह की किताब से एक्सरसाइज नंबर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। 4x4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। दोस्तों ये मैट्रिक्स यहाँ पर 4x4 ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स भी स्क्वायर है, ज़रूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, आप लोग ट्राई करिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनकी रैंक कैसे निकालते हैं नॉर्मल फॉर्म से, वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आइए फिलहाल यहाँ पर देखते हैं। ये 4x4 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये है इसका मेन यानी कि लीडिंग डायगोनल। क्या करना होता है जल्दी से देख लें। सबसे पहले इसको 1 बनाओगे, फिर इस 1 की हेल्प से इसकी रो को और इसके कॉलम को 0 करोगे। इसके बाद इसको 1 बनाएंगे, इसकी हेल्प से इसकी रो को इसके कॉलम को 0 करोगे। फिर इसको 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से इसकी रो को और इसके कॉलम को 0 करोगे। इसके अलावा और कुछ भी यानी कि और कोई दूसरा मेथड यूज करने का कतई प्रयास नहीं करिए। बिल्कुल सिस्टमैटिक मेथड है, और इसी के थ्रू आप लोग आगे बढ़ोगे। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाना है। अब यहाँ पर 1 बनाने के लिए अलग अलग बच्चे अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग सोचेंगे आइए हम लोग C2 को C1 में ऐड कर दें। आप कह सकते हो R2 को R1 में ऐड कर दें। आप यहाँ पर कह सकते हो क्या ये हम लोग C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर लें। आप कह सकते हो R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लें। कहने का मतलब अलग अलग तरीक़ों से हम ऐसा कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड यहाँ पर अडॉप्ट कर लो। कहने का मतलब आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन भले ही चेंज हो जाए, लेकिन आंसर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आइए हम यहाँ पर R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो आइए हमने R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किया। ये बनेगा 1 0 1 1, फिर यहाँ पर है 0 1 -3 -1, फिर यहाँ पर है 3 1 0 2, और यहाँ पर है 1 1 -2 एंड 0।
दोस्तों ये है हमारा मेन डायगोनल। स्टार्टिंग में आप पेंसिल से इस तरह से कर सकते हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फिर आप लोगों को उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अब हम लोग इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करेंगे, इसके कॉलम को 0 करेंगे। आइए इसकी हेल्प से पहले इसकी रो को 0 करें। यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है। इसकी हेल्प से इसको 0 करना है। ये C1 है, ये C3 है, तो इसकी हेल्प से इसको 0 करने का मतलब C3 में चेंज करेंगे C3 माइनस C1। इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, C4 में चेंज होगा और C4 माइनस C1। आइए हम लोग ऐसा करें। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 3 1। इसमें तो कुछ करना नहीं था, 0 1 1 1। फ़र्क पड़ेगा केवल C3 पर और C4 पर, है ना। आइए C3 में क्या चेंज होने जा रहा है। C1 को C3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते जाओ। इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया 0, इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया -3, यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर भी हो जाएगा -3। C4 में चेंज होगा, C4 माइनस C1। आइए C4 से C1 को सब्ट्रैक्ट करें। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। तो क्वेश्चन का पहला स्टेप तुम्हारा पूरा हुआ। हम लोगों ने इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 बना दिया। आइए हम लोग इस 1 की हेल्प से अब इसके कॉलम को 0 बनाएं और कॉलम को 0 बनाते समय रो ऑपरेशन का यूज होगा। ये तो 0 है ही, आइए इसको 0 बनाएं। ये R1 है, ये R3 है, इसका मतलब R3 इज गोइंग टू बी R3 माइनस 3R1। इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे तो R4 में चेंज होगा और ये बनेगा R4 माइनस R1। आइए हम लोग ऐसा करें। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0। हाँ, यहाँ पर है 0 1 -3 -1। अब फ़र्क पड़ना है दो जगहों पर, R3 पर और R4 पर। आइए R3 में चेंज करें। इसका 3 टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं क्योंकि ये तो सब ऑलरेडी 0 ही थे और यहाँ पर भी -3 -1। R4 माइनस R1, R1 को R4 से सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 1 -3 -1। ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड स्टेप हुआ। आइए एक बार फिर से देख लें। ये हमारा मेन डायगोनल है। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट था, हमने इसको 1 बनाया। हमने इस 1 के हेल्प से इसकी रो को 0 कर दिया, इसके कॉलम को 0 कर दिया। उसके बाद अब हमको इसे 1 बनाना था। अब बाई चांस ये पहले से ही 1 बना हुआ है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करते हुए इसको 1 बनाते। अगर ये पहले से ही 1 है तो चलिए, ये तो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। अब हम लोग इस वाले 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 करेंगे और इसके कॉलम को 0 करेंगे। आइए इस 1 की हेल्प से पहले इसकी रो को 0 किया जाए। हाँ, तो ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। इसकी हेल्प से इसको 0 करना है तो इसका 3 टाइम्स यहाँ पर ऐड करेंगे। इसका मतलब C3 में चेंज होगा C3 प्लस 3C2। इसकी हेल्प से इसको 0 करना है तो C4 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? C4 प्लस C2। आइए हम लोग ऐसा करें। नाउ A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0। फिर यहाँ पर है 0 1 1 1। आइए हम लोग यहाँ पर C2 का 3 टाइम्स C3 में ऐड करें तो यहाँ पर आएगा 0, 3 टाइम्स ऐड करोगे 0 0 0। हम यहाँ पर 0 लाने का प्रयास कर रहे थे, ये दोनों 0 हमको फ्री में मिल गए। आइए C4 में चेंज करें, C4 प्लस C2। आइए C2 को हम लोग C4 में ऐड करें तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0। हम लोग यहाँ पर 0 लाना चाहते थे, ये दोनों 0 हमको फ्री में मिल गए। अच्छी बात है, जितने ज़्यादा 0 मिलते जाएंगे तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा 0 के डायरेक्शन में ही तो बढ़ रहे हैं। तो फिर देखिएगा, ये हमारा मेन डायगोनल है। पहले हमने इस 1 की हेल्प से इसकी रो को 0 किया, अब हम लोग इस 1 की हेल्प से इसके कॉलम को 0 करेंगे। ये R2 है, ये R3, ये R4। आइए इस 1 की हेल्प से इसको 0 करें तो R3 में यहाँ पर चेंज होगा, यानी कि ये बनेगा करके R3 माइनस R2। इस 1 की हेल्प से इसको 0 करोगे
तो R4 में चेंज होगा और ये हो जाएगा R4 माइनस R2। आइए हम लोग ऐसा करें। A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0, फिर यहाँ पर है 0 1 0 0। हाँ, R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट करो, 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। और दोस्तों ये हमारा नॉर्मल फॉर्म आ गया। कहने का मतलब ये हो गया कि जो मेन डायगोनल है उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ पर क्या हैं, 0। मेन डायगोनल में ही केवल हमको 1 मिल सकते हैं और मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। और मेन डायगोनल में यहाँ पर 4 1 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकता था, 1 भी हो सकता था। आइए दोस्तों अब ये देखते हैं कि हम लोग इस वाले मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म तो आ ही चुका है, लेकिन थोड़ा सा भाई टेक्निकल पार्ट इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए इस जगह पर अगर आप लोग देखेंगे तो एक तरीका ये है, आप ये देखिए, कहने का मतलब 2x2 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा था, इतना जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे I2, और ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का एक प्रकार से नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है। तो इस जीरो का मतलब वही जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। और इसी प्रकार से एक 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है और एक 2x2 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने आप लोगों को जो स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को 4 फॉर्म में से किसी भी एक तरीके से उसको ज़रूर कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो मैंने आपको 4 रूप बताए थे, उन्हीं में से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट वाला जो फॉर्म था वो यहाँ पर हमारा एक प्रकार से मैच कर रहा है। और I2 का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको सेकेंड ऑर्डर का मिला है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 1 थे और 2 1 होने का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है वो यहाँ पर 2 आ गई और हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस जगह से इसको लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लोगे। और वैसे अगर आप यहाँ पर छोड़ने के बाद भी देखोगे तो जितने 1 होते हैं बस वही एक प्रकार से उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो दोस्तों आज का ये सेशन कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि हम लोग नॉर्मल फॉर्म के द्वारा मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकाल सकते हैं। और अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइनर मेथड और एशेलन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। और माइनर मेथड से जब मैट्रिक्स की रैंक निकालना मैं आपको बताऊंगा तो वहीं पर मैं आपको बताऊंगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की डेफिनीशन। और निश्चित रूप से बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की जो डेफिनीशन है वो भी बड़ी अच्छी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम समझ पाएंगे कि रैंक का मतलब क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं। नॉर्मल फॉर्म के द्वारा आज हम लोगों ने ये सीखा, लेकिन रैंक का मतलब वास्तव में क्या है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।